स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। लास्ट क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किया था पूरा। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से शुरू करते हैं। जो मुगल हैं, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। जो मुगल आए थे भारत में वो दो महान शासकों के वंशज थे। माता की तरफ से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। मंगोल शासक चंगेज खान की उत्तराधिकारी थे। माता की तरफ से, मम्मी की तरफ से, ममाने की तरफ से। पिता की ओर से वे ईरान और इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तैमूर। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसिंगार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तैमूर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ये मुगल उसको बड़ा श्रेष्ठ और ताकतवर मानते थे। मुगल राजस्व का दावा मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्धि अधिकार के रूप में करते थे। यानी कि मुगल ये मानते थे कि राजाशाही करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मुगल सैन्य अभियान के बारे में हम पढ़ते हैं। मुगल सैन्य अभियान, मिलिट्री कैंपेन मुगल के। मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मुगल शासक जो बाबर था उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी जब मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। बाबर ने 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति बाबर ही था, और बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ये सारे पॉइंट याद रखना है आपको। फिर है प्रमुख अभियान और घटनाएं। तो देखो भाई, पहला है बाबर से संबंधित। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को और उसके अफगान समर्थकों को हराया था। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया बाबर ने। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था बाबर ने। ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पॉइंट सभी याद रखने हैं, आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद हुमायूं का आता है। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसाकी युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान का ओर भागने की वो बाध्य कर दिया। फिर वो ईरान भाग गया, हुमायूं ईरान भाग गया। ठीक। हुमायूं के बाद फिर है ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना हुई, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर आता है। अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए और वहीं सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पंद्रह सौ सत्तर में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों और जरदुस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई।
फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना भी बना है और बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में है। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंतादता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। अकबर ने सुलह ये कुल की नीति अपनाई, ये प्रश्न पूछा जाता है। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? सुलह ए कुल, यानी कि सब सर्वत्र शांति, सभी तरफ शांति हो। ठीक है, दीन इलाही नाम का धर्म भी चलाया इसने। मंतादता, डॉगमेटिज्म ऐसी व्याख्या या कथन होता है जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसे मंतादता कहते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। जहांगीर का आता है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। शाहजहां, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे और 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार राजा बनने के लिए संघर्ष हुआ और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जहां से ताजमहल दिखाई देता था। औरंगजेब आया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जाही और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मराठाओं से युद्ध हुआ औरंगजेब का, ठीक है, साभाजी। तो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के लिए पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब टर्म आती है मनसबदार। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, उसे मनसब कहते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। इक्ता जो टैक्स चलता था। जफ्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदारों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे उनके लिए। अकबर के राजस्व मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। टोडरमल ने
जो राजस्व मंत्री थे। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में टैक्स निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उसे ही कहा जाता है क्या? जब्त कहा जाता है। ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण। पूरा जो स्टेटिस्टिक्स है, डेटा, वो आपका आईने अकबरी में मिलेगा। इतना क्या चीज थी। ठीक है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा और विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। प्रांत, जो साम्राज्य कई प्रांत, अलग अलग प्रांतों में बटा होता था, उस प्रांत को सूबा कहते थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। राजनीतिक कार्य भी करते थे और सेना से संबंधित कार्य भी करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी बनाया जाता था जो दीवान कहलाता था। अब सुलह ए कुल, ये अकबर की नीति है। सुलह ए कुल यानी कि सभी जगह शांति रहे। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया। सुलह ए कुल। कुतुब मीनार का जिक्र है। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया और तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई है। ठीक है, ये है आपका कुतुब मीनार। फिर राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी है एक, जो उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कराया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 में किया गया। 1699 ईस्वी में किया गया। रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। रानी की बावड़ी, ध्यान रखना राजस्थान। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने किया 999 में। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन वर्क उस समय, तो तंजावुर के जो राजेश्वर मंदिर थे, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 94 टन का पत्थर, सोचिए 94 टन का पत्थर कैसे ले जाया गया होगा। पहुंचाने के लिए 4 किलोमीटर का चढ़ाईदार रास्ता बनाया गया, यानी कि कई टनों का पत्थर ऊपर लगाने के लिए ऐसे ढलान वाला 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया। उस पर धीरे धीरे ले जाया गया उस पत्थर को, ताकि चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। उसके बाद रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, चारूपल्लम गांव।
एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरेयूर है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, नगरों का विकास होता रहे, इसे ही नगरीकरण कहते हैं। मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान का विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। उसने अव्यवस्था को दूर करने की विश्व को सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। मूसा, ठीक है, मूसा भाई। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने, ठीक है। इस विशाल जलाशय को हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। फारसी शब्द आवाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आवाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, आबादी जहां ज्यादा लोग रहते हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही होता है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने ऐसी इमारतों को सीधा निशाना बनाया, तोड़ दिया। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ, राजा का नाम याद रखेंगे, 9th शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु एवं इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। ठीक है। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्या की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वयं स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इनमें निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पाठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति थी। इतनी मूर्तियां इसे प्राप्त हुई थी जो इसने मंदिर में रखवा दी थी। तीर्थ स्थल में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश का तीर्थ स्थल, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। बाग, मकबरे तथा किले बनाना तो मुगलों के अधीन वस्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वस्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेने लगे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों का योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, इतना म्यूजिक प्रभावी था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया जिसका निर्माण कार्य 1643 में पूरा हुआ। पित्रादूरा उत्कीर्ण संगमरमर
अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाले ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुजुर्ग बाद में चर्च से जुड़े। यहां तक याद रखेंगे आप। कांसा, घंटा धात और लप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन को मिलाकर बनाई जाती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई गई थी। व्यापारियों का संघ के बारे में बताया गया है। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी कि गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी मणिग्रामम और नाना देशी ये संघ के उदाहरण हैं। चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। मारवाड़ी सुनाइए आपने। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। ठीक है। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इटालियन व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में ले जाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यूरोप वाले बहुत पसंद करने लगे थे। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता है। क्राफ्ट्स इन टाउन। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी के में जड़ाई काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। सलियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए और वे मंदिरों को भी भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है। हम्पी के बारे में बताया गया है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलाबंदी उच्च कोटि की थी। घेर लेना। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया है। पत्थरों को एक दूसरे से फंसाकर लगाया गया है। चूना, मिट्टी, सीमेंट ऐसा कुछ उपयोग में नहीं किया गया है हम्पी में। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण कराया। विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाए। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलाकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। जब विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो गई, हार गया वो, उसी के साथ ही हम्पी का विनाश हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से या हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियां और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डच, अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े हुए दिखाई देते थे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये आपका
1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना मुख्यालय बनाया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। मसूलीपट्टनम का जिक्र हम इतिहास में सुनते हैं। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 ईस्वी में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलाकुंडा का मुख्य पतन जहां परम पूज्य है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर हुआ करता था। वास्को डिगामा सन 1498 में समुद्री रास्ता भारत के लिए खोज लेता है और कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरता है और वहां पे जमोरिन राजा था उससे मिलता है और मसाले खरीदकर यूरोप ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। खानाबदोश और ट्रेवलिंग ग्रुप यानी कि भ्रमणशील, यानी कि ऐसे लोग जो बंजारे हैं और एक जगह टिकते नहीं हैं, घूम घूम कर रहते हैं। तो बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। ठीक है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। फिर गोंड जाति का, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड राज जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। इस जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होकर अपने आप को मजबूत बना रहे थे। ठीक है। फिर ये अहोम, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। उन्होंने भूया लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 1660 तक आते आते हुए उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए अहोम पीपल। ठीक है। तो अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिमी से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1642 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। इसमें अहोम लोगों की पराजय हो गई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे तब के जो लोग थे उनकी जो रूलर थे और उनकी रिलीजियस ट्रेडिशन, शासक और धार्मिक परंपराएं कैसी थी, यहां से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें पसंद आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।